बचपन में माँ कहा करती थी कि बेटियों से डर नहीं लगता, उनके साथ क्या होगा उससे डर लगता है। शायद ठीक ही कहती थी। मानसी को आज इस कहावत का अर्थ भली भांति समझ आ गया है। मानो माँ उसके भविष्य का लेखा पहचान गई थी, इसीलिए ये कहावत दोहराती थी। फिर एक या दो नहीं, पूरी 3 बेटियां जो उतर आई थी उनके आंगन में। इसीलिए माँ को फिक्र होती कि कैसे होगी उन तीनों की परवरिश। पहले पढ़ाई, फिर ब्याह। सबसे छोटी मैं थी। माँ को चिंता आतुर देख पिताजी कहते, क्यों बेकार में चिंता से गली जा रही हो, सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आई हैं। अजी तुम्हें क्या पता, जब मैं 4 औरतों के बीच बैठती हूँ तो उनका पहला सवाल यही होता है कि कितने बच्चे हैं आपके। जब मैं कहती कि 4, एक लड़का और 3 बेटियां, तो सुनते ही सबके मुंह इस तरह खुले रह जाते मानो कोई अनचाहा जीव देख लिया हो। फिर उनकी टिप्पणियां शुरू हो जाती। आज तो एक बच्चे को पालना ही कितना महंगा है, उस पर 4 बच्चे, उनमें भी 3 बेटियां। बहन जी कितनी टेंशन होती होगी ना आपको। उफ, तो ये टेंशन उन औरतों की हुई है तुम्हें। तुम बैठती ही क्यों हो ऐसी औरतों की। अगर अब कुछ कहें तो कहना कि बहन जी हमारी बेटियां हैं, कैसे पालनी है हम देख लेंगे, आप टेंशन ना लो। पिताजी बड़े ही मजाकिया तरीके से माँ को शांत कर देते। समय को देखते हुए शायद माँ की चिंता भी जायज थी। दरअसल कुल को रोशन करने वाला चिराग तो उनके घर में पहली बार में ही जल गया था। ये तो संयोग कहिए कि उसके बाद देवकी, नीता और फिर मैं, एक के बाद एक 3 बेटियां आती चली गई। पापा बिजली विभाग में अच्छे पद पर थे, इसलिए आर्थिक परेशानी ना थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली भी थी। उसी लाड प्यार ने मुझे कुछ कुछ शरारती भी बना दिया था। किसी भी बात को लेकर जिद करना मैं अपना हक समझती। मेरी हर जिद पूरी भी कर दी जाती। यहाँ तक कि कभी दीदी और भैया की कोई चीज़ पसंद आती तो झट रोते रोते माँ पापा के पास पहुँच जाती कि मुझे वो दीदी वाला खिलौना चाहिए, वो भैया वाली कार दिलाओ ना। तब माँ झंझट टालते हुए दीदी भैया से कहती, अरे किशन, नीता दे दो ना बेटा, छोटी है ये, क्यों रुला रहा है अपनी छोटी बहन को, इतनी सी चीज नहीं दे सकता, कैसा भाई है। पापा ने अपने सामर्थ्य के अनुसार हम सभी को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया। किशन की व्यवसाय में रुचि थी, इसलिए MBA करके उन्होंने अपना बिजनेस जमा लिया। दोनों बहनों ने भी अच्छी शिक्षा पाई। फिर पापा ने तीनों का विवाह भी अपनी हैसियत के अनुसार अच्छा घर देख कर दिया। बीच शहर में लंबा चौड़ा मकान भी बन गया। दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल चली गई। रह गए घर में मैं, माँ पापा और भैया भाभी। हम बहनें पापा के बहुत करीब थी, अपने मन की हर बात उनसे शेयर करती। इसलिए दोनों बेटियों के जाने पर पापा उन्हें बहुत मिस करते। वे कहते कि अब मानसी का ब्याह आराम से करूँगा, घर में जब तक किशन के बच्चे भी हो जाएंगे। एक दिन अचानक हमारी खुशियों पर उस समय ग्रहण लग गया, जब एक सड़क हादसे में पापा हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए। उनके जाने का सबसे अधिक खामियाजा माँ के बाद मुझे ही भुगतना पड़ा। सबका घर संसार बस चुका था, मगर मेरे सपने तो अभी कुंवारे ही थे। अब कौन इतने अरमानों से मुझे डोली में बिठाकर विदा करेगा। वक्त कैसे पल में करवट बदलता है, ये मैंने पापा के जाने पर देखा। घर की सबसे लाडली बेटी देखते ही देखते बोझ लगने लगी। शायद इसी को चक्रव्यूह कहते हैं। घर में सभी को मेरे ब्याह की चिंता सताने लगी। चूंकि सारी व्यवस्था पापा ने पहले ही कर रखी थी, इसलिए आर्थिक रूप से कोई परेशानी ना सही, मगर कुछ अरमान थे जिन्हें दौलत के तराजू में नहीं तौला जा सकता। खैर, यहीं आकर मानसिकता का रहस्य खुलता है कि हम ना चाहते हुए भी घटनाओं का उलझना देखते रहते हैं, अनजान दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। व्यापार के सिलसिले में भैया का यहाँ वहाँ
आना जाना लगा रहता था। वहीं उनकी मुलाकात विकास से हुई। भैया को विकास होनहार, सज्जन और लायक लगे। उनके परिवार में माँ के अलावा और कोई ना था। इससे अच्छा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। छोटा परिवार अपने में एस्टेब्लिश। हर माँ बाप ऐसे रिश्ते को झपट कर हथिया लेते हैं। माँ ने भी फौरन हाँ कर दी। मेरी जिम्मेदारी से मुक्ति पाकर माँ तो मानो गंगा जी नहा गई। विकास का अपना व्यापार था। उनके पिता भी नहीं थे। परिवार के इकलौते बेटे, माँ और वे। कुल मिलाकर हम 3 प्राणी थे। किसी प्रकार की कोई परेशानी ना थी। अपनी मेहनत और लगन से विकास ने व्यापार भी अच्छा खासा जमा लिया था। कालीन पर चलते चलते सफ़र का अंदाजा ही नहीं हुआ कब 2 साल बीत गए। अब तो प्रियांश भी गोद में आ गया था। वक्त हर जख्म पर मरहम लगा देता है। पापा की स्मृतियां धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। विकास के प्यार और प्रियांश की परवरिश में मैंने खुद को पूरी तरह रमा दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि कुछ दिनों से विकास पैरों में दर्द रहने की शिकायत करने लगे। शुरू में सोचा काम की थकान की वजह से हो रहा होगा। विकास ने घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले रखा था। बस उसकी पूर्ति के लिए रात दिन मेहनत करते। कुछ घरेलू उपचार किए, मालिश कराई, मगर दर्द था कि मिटने का नाम ही न लेता। वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। ना खाने में ना ही सोने में उनकी रुचि रही। सारी रात पैरों की पीड़ा से कराहते। सच, देखी नहीं जाती थी उनकी यह तकलीफ़। इन 4 महीनों में तोड़ कर रख दिया था इस दर्द ने उन्हें। वजन तेजी से घट रहा था। सिर के बाल तेजी से सफ़ेद होने लगे। नींद पूरी न होने से चिड़चिड़े से हो गए थे। इन 4 महीनों के दर्द ने उन्हें 40 साल का सा लुक दे दिया था। अफसोस कि मैं चाह कर भी रातों में उनके दर्द के साथ जागने की और कुछ न कर सकी। बस पैरों को हल्के हल्के दबाती रहती। जब हाथों का स्पर्श ढीला पड़ जाता तो विकास समझ जाते कि मैं थक गई हूँ। तब मेरा मन रखने को कह देते कि अब आराम है, तुम सो जाओ। इंदौर तक डॉक्टरों से इलाज कराया, मगर रोग था कि पकड़ में आ ही नहीं रहा था। फिर मित्रों के कहने पर कि बाहर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, अतः मुंबई दिखाने का तय हुआ। प्रियांश अभी 6-7 माह का ही था। छोटे बच्चे के साथ परेशानी होगी, इसलिए विकास के एक मित्र अखिलेश जी और माँ जी दोनों ही साथ मुंबई गए। मेरे लिए आदेश था कि तुम चिंता ना करो, फ़ोन से सूचना देते रहेंगे। उन्हें गए 2-3 दिन हो गए, मगर कोई खबर नहीं। मैं रोज़ पूछती कि क्या कहा डॉक्टर ने, तो माँ जी का यही जवाब होता कि अभी डॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आई है, आने पर पता चलेगा। 5वें दिन माँ जी, अखिलेश जी और विकास तीनों ही बिना किसी सूचना के घर आ गए तो मैं अचंभित सी रह गई। ये क्या माँ जी, न कोई फ़ोन न खबर। आप तो इलाज के लिए गए थे ना? क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक तो है? मगर सभी एकदम खामोश थे। कोई कुछ बताता क्यों नहीं? कोई क्या कहता? सभी सदमे में जो थे। विकास का चेहरा भी उतरा था। माँ जी को तो मानो किसी ने निचोड़ दिया हो। वो माँ भला क्या जवाब देती, जिसने पति के ना रहने पर जाने कितनी जिल्लतों को सहकर अपने बेटे को इस उम्मीद पर बड़ा किया कि उसका हंसता खेलता परिवार देख सके। जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी अर्थी को कंधा देने वाला कोई है तो मौत से भी बेपरवाही थी। मगर आज उसी माँ के इकलौते बेटे को डॉक्टर ने चंद सांसों की मोहलत देकर भेजा है। जी हाँ, डॉक्टर ने बताया कि विकास को लंग्स कैंसर है, जो अब लाइलाज हो चुका है। दुनिया का कोई डॉक्टर अब कुछ नहीं कर सकता। उनके अनुसार 4-5 महीने जितने भी निकल जाएं, बहुत हैं। जो घर कभी प्रियांश की किलकारियों से गूंजता था, वहाँ अब विकास के दर्द की कराहें और एक बेबस माँ की आहें ही बस सुनाई देती थी। मैं उन दोनों के बीच ऐसी पिस कर रह गई थी कि खुलकर रो भी नहीं पाती थी।
घर का जब मजबूत खंभा भरभरा कर गिरने लगे तो कोई तो हो जो अंतिम पलों तक उसे इस उम्मीद पर टिकाए रखे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। घर में अब हर समय मायूसी छाई रहती, किसी काम में मन न लगता, जिंदगी के दीपक की लौ डूबती सी लगती। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, फिर भी ममता की डोर और 7 फेरों के अटूट बंधन में अब भी आशा का एक नन्हा दीपक टिमटिमा रहा था। यूँ तो कैंसर नाम ही इतना घातक है कि मरीज उसके सदमे से ही अपनी जिजीविसा खो बैठता है। डॉक्टर भी अपनी जगह गलत नहीं थे, मगर बावरा मन भला कैसे मानता। अतः जो जहाँ भी रोशनी की किरण दिखाता, हम विकास को लेकर दौड़ पड़ते। प्रेम और ममता के आगे विज्ञान का ज्ञान भी धरा रह जाता है। हम सभी जानते थे कि विकास एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं, मगर फिर भी कीमोथेरेपी कराई कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए। पैसा पानी की तरह बह रहा था, व्यापार तो लगभग ठप ही समझो। इधर विकास की भागम भाग में प्रियांश की अनदेखी होने से वो भी बीमार हो गया। सच, जिंदगी हर तरफ से इम्तहान ले रही थी। हम विकास को 6 माह से ज़्यादा ना जिला पाए। माँ जी तो एक जिंदा लाश बनकर रह गई। अगर प्रियांश ना होता हमारे पास तो शायद हम दोनों भी उस दिन ही मर गई होती, मगर जिंदा थे, इसलिए आगे की चिंता सताने लगी। व्यापार खत्म हो चुका था, घर बैंक के लोन से बना था, अभी तो मात्र 1/4 किस्तें ही भर पाई थी, और अब ये क्रम जारी रहे उसकी कोई संभावना नहीं थी। अतः मकान भी हाथ से जाता रहा। किसी ने सच कहा है, बुरे वक्त पर ही अपने पराये इंसानों की परख होती है। इस मुश्किल घड़ी में दोनों बहनों ने अपने अनुसार बहुत मदद की, मगर किशन भैया कुछ मुंह चुराने लगे हैं। ये ख्याल एक पल को मन में आया अवश्य था, मगर अचानक परेशानियों के हमले से इतनी विचलित थी कि इस बारे में गंभीरता से सोच सकूं, इतना समय ही नहीं मिला। जबकि माँ भी जिंदा थी, किंतु शायद माँ की हुकूमत नहीं रह गई थी अब घर में, भुक्तभोगी थी। अतः समझ पा रही थी कि हमारे समाज में आज भी वैधव्य के आते औरत का रुतबा कम हो जाता है। बचपन वाली वे माँ कहीं खो गई थी, जो मेरे जरा से रोने पर दोनों बहनों और किशन भैया से उनकी चीज़ें भी मुझे दिला दिया करती थी। मन में कहीं कुछ कसकता था तो वो ये कि विकास के अभाव में प्रियांश को वो खुशी, वो सुख नहीं दे पाई जिसका कि वो हकदार था। हालांकि बहनें उसके खिलौनों और कपड़े का पूरा ध्यान रखती, मगर ये तो स्नेह था उनका, हक तो फिर भी नहीं। हालात कुछ ऐसे बने कि गृहस्थी किराए के छोटे से मकान में सिमट कर रह गई। हालात इजाज़त ना देते कि घर से बाहर जाकर कोई नौकरी करती, क्योंकि माँ जी और प्रियांश की देखभाल ज़्यादा ज़रूरी थी। सामने एक तरफ दिशाहीन जीवन था तो दूसरी ओर प्रियांश का अंधकारमय भविष्य। क्या होगा? चिंता में सीढ़ियों पर बैठी थी कि अचानक नीता दीदी को करीब पाकर चौंक गई। अरे दीदी, आप कब आई? पता ही नहीं चला। अभी आई हूँ, तुम शायद किसी सोच में खोई थी। हाँ दीदी, ये बेल देख रही थी, कितने जतन से इसे लगाया था, रोज सींचती थी, देखो कैसे अब फूलों से लद गई है, मन को बहुत सुकून देती ये। मैंने इसे उस पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ा दिया था, देखो ना, कल रात तेज आंधी से वो पेड़ धराशायी हो गया। अपना आश्रय छीनते ही देखो कैसे जमीन पर आ गिरी है, एकदम निर्जीव, असहाय, बिल्कुल हमारी तरह। एक आलंबन के बिना हमारी जिंदगी भी तो ऐसी ही होकर रह गई है, बिल्कुल असहाय, है ना दीदी? चल उठ, बहुत सोचने लगी है। ऐसे ही सोचती रही तो प्रियांश की परवरिश कैसे करेगी? ये देख, दीदी ने बेल को फिर से कपड़े सुखाने वाले तार पर लपेटते हुए कहा। ले, मिल गया सहारा, अब फिर से हरी हो जाएगी ये बेल। दीदी, काश जिंदगी भी इतनी ही आसान हो सकती।
यदि कोशिश की जाए तो कुछ मुश्किलें तो अब भी कम हो सकती हैं मानसी। दीदी की आवाज़ अचानक गंभीर हो गई। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी दीदी। मानसी, किशन भैया की बेरुखी किसी से छिपी नहीं। आज संकट की इस घड़ी में उन्हें जहां सबसे आगे होना चाहिए था, वहीं वे मुंह चुराते घूम रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि माँ भी खामोश है। क्या मजबूरी है उनकी, मैं नहीं जानती। दीदी, एक तो बुढ़ापा, ऊपर से बिना पति के, भला इससे बढ़कर मजबूरी और क्या हो सकती है। आखिर उनका बुढ़ापा तो भैया की पनाह में ही कटना है ना। इसका मतलब बेटी के एहसासों की कोई कीमत नहीं। आखिर उसके प्रति भी कुछ जिम्मेदारी बनती है उनकी। घर उनका है। नीता दीदी एकदम गंभीर हो गई। पापा की पेंशन तो है ना, कौन सा वे भैया के सहारे जी रही हैं। दीदी, माँ समाज को तो नहीं बदल सकती ना। जहाँ आज भी बेटियों की अपेक्षा बेटों के साथ रहने में ही माता पिता का सम्मान कायम माना जाता है। मेरी छोटी बहन कितनी समझदार हो गई है। चल छोड़ ये सब मानसी। मैंने और देवकी दीदी ने और तुम्हारे दोनों जीजा ने ये तय किया है कि वे भैया से बात करेंगे। आज समय बदल चुका है। कानून ने भी बेटियों को पिता की पूंजी में बराबर का हक देने की बात को स्वीकार किया है। पगली, ये रिश्ते नाते सगे संबंधी होते किस लिए हैं? वक्त बेवक्त सहारे के लिए ही ना। जो बुरे वक्त में काम ना आए वो भला कैसा अपना मानसी। आखिर सबने मिलकर भैया को समझाने का प्रयास किया कि संपत्ति में से मानसी को कुछ हिस्सा दे दिया जाए। देवकी और नीता दीदी ने यहाँ तक कह दिया कि वे अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, कहे तो लिख कर दे दे। मगर आज मानसी पर जो विपदा आई है उसमें तुम्हें खुद आगे होकर ये कदम उठाना था। मगर भैया नहीं चाहते थे कि पिताजी की जायदाद में से मेरा भी हिस्सा कर दिया जाए। तभी किसी ने उन्हें अकेले में ले जाकर एक सलाह दी। खैर मनाओ, बाकी दोनों बहनें कुछ नहीं मांग रही। मान जा, वरना कोर्ट की बारी आई तो हो सकता है 4 हिस्से बराबर के करने पड़े। तब बुझे मन से भैया को ये निर्णय स्वीकार करना पड़ा। भाभी पर तो मानो वज्रपात हो गया। खैर, पिताजी के मकान का एक हिस्सा मेरे नाम कर दिया गया। मैं विवश ना चाहते हुए भी इस बेरुखी भरे माहौल में अपने स्वाभिमान को गिरवी रख मायके आ गई, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आखिर खून का रिश्ता है। पानी में लकड़ी पड़ भी गई तो पानी भला कहाँ दूर रहने वाला। कुछ नहीं तो अपनों के करीब रहूंगी। मगर ये मेरी भूल थी। यहाँ तो रिश्तों की परिभाषा ही बदल चुकी थी। कोई अपना न रहा। दौलत के हिस्से ने घर के बंटवारे के साथ ही दिल के बीच भी दीवार खींच दी थी। मेरे स्वाभिमान को ये जरा भी गंवारा न था, मगर लाचार थी। कोई और चारा भी तो ना था। वहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। पास पड़ोस के लोगों ने इसमें मेरी मदद की। बेगानों की मदद से जिंदगी को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही थी। भाभी खुद कभी न बोलती, जितना मैं बोलती उसका भी बड़ी बेरुखी से जवाब देती। भैया तो मानो आज भी नाराज हैं। माँ जो अक्सर शाम को लॉन में कुर्सी डालकर बैठती थी, मेरे जाने के बाद कम ही बैठती। शायद बहू बेटी के झंझटों से मुक्त रहना चाहती थी। मुझे दुख नहीं बल्कि तरस आता माँ पर। लगता मेरे कारण बट कर रह गई हैं वे। 2 आवाज़ों के बीच भैया के बच्चे मोंटी और पारुल बड़े थे। अपने और पराये के भेद को जानने लगे थे। अतः कभी मेरी तरफ खेलने न आते। किंतु इन सब चालों से अनजान प्रियांश जब भी उन्हें खेलते देखता तो उनके साथ हो लेता। एक दिन जाने कैसे प्रियांश बच्चों के कमरे से खेलते खेलते एक खिलौना उठा लाया। आखिर बच्चा ही तो था। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी कि भाभी के प्रेम वचन सुनाई दिए। घर पर तो हमारे अधिकार जमा ही लिया, अब क्या धीरे धीरे घर का सारा सामान भी हड़पने का इरादा है। मैंने स्थिति को समझते हुए बीच में बोलना उचित नहीं समझा। आखिर बच्चा ही सही, गलती प्रियांश की ही थी। फिर आए दिन इस तरह की कोई न कोई घटना होने लगी। समय के साथ यह एहसास भी हुआ कि ये सब अनायास नहीं,
बल्कि सोची समझी साजिश है। एक दिन शाम के समय भाभी लगभग चीखते हुए आ पहुंची। तुम यहाँ कमाई में लगी रहो और तुम्हारा कुलदीपक हमारे यहाँ बैठा नुकसान करता रहे, ये सब नहीं चलेगा। देखो कितना सुंदर फ्लावर पॉट था, तोड़ दिया ना इस उजड्ड ने, कितना महंगा था। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मोंटी बोल पड़ा। मगर मम्मी, ये तो कल पारुल से टूटा था। चुप रह शैतान, तुझे कुछ पता भी है? अपना दांव बिखरते देख भाभी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। आखिर मोंटी बच्चा ही तो था, अतः बोल गया बच्चे की बोली। चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी, मगर वक्त ने मेरे मुंह पर मजबूरी और एहसानों का ताला जो जड़ दिया था। खैर, मुझे भाभी के इरादे अच्छी तरह समझ आ गए। रहना तो मैं खुद भी नहीं चाहती थी ऐसे किसी का कृपा पात्र बनकर, मगर जीजा जी ने जो मेरे खातिर इन लोगों से बुराई मोल ली थी, उसका मान तो रखना ही था। अब मैं संभल गई। बच्चों को पढ़ाते वक्त प्रियांश को भी अपने साथ लेकर बैठती, किसी न किसी तरह उसे उलझाए रखती ताकि फिर न झंझट को न्योता दे आए। मगर बच्चे की चपलता को भला कौन बांध सका है। इधर भाभी जो कि फिराक में ही बैठी थी। पिछले 2 दिनों से माँ जी की तबीयत खराब थी, इतना तेज बुखार कि मुझे ट्यूशन की भी छुट्टी करनी पड़ी। मैं उन्हीं की देखभाल में लगी थी कि जाने कब प्रियांश मेरी कैद से निकल भाभी के घर पहुंच गया। उसका ध्यान तब आया जब उसके जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। किसी अनिष्ट की आशंका से मैं जल्द ही उस ओर भागी। मेरा बच्चा पीठ और पैरों को हाथ लगा लगा कर रो रहा था। भाभी ने ना जाने किस अपराध के लिए उसे स्केल से इस कदर पीटा कि निशान उभर आए थे पीठ और पैरों पर। कभी पीठ को हाथ लगाकर तड़पता तो कभी पैरों को पकड़कर। क्या कोई इतना भी निष्ठुर हो सकता है? गोदी में लिटाकर उसे हल्के हल्के थपकियां देने के अलावा मैं कर भी क्या सकती थी। वो सो गया। उसका मासूम पीड़ा से भरा चेहरा मेरे सामने था। मस्तिष्क में अनंत सवालों के बादल घुमड़ रहे थे कि कानून की मोटी मोटी किताबों में जाने कितनी धाराएं बनेंगी और बदलेंगी। बेटी को बाप की वसीयत में बराबर की हिस्सेदारी मिली, ये खबर अखबारों की सुर्खियों में ही भली लगती है। वास्तविकता तो यही है जो उसके साथ घट रही है। क्या वास्तव में बाप की वसीयत से बेटी का हिस्सा निकालना इतना तकलीफ देह है? इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता कि अगर वो हिस्सा लेती है तो उसे प्यार मोहब्बत की दौलत को खोना होगा, क्योंकि आज बाबुल के मन का आंगन इतना संकुचित हो चुका है कि वहाँ प्यार या पूंजी में से कोई एक ही समा सकता है, चाहे वो एक बेटी के द्वारा अपनी परेशानियों में उठाया गया कदम ही क्यों ना हो। आज समाज और कानून के भय से उसने ये हिस्सा भी पा लिया तो क्या, उसके लिए उसे अपनों के अपनत्व की आहुति देनी पड़ेगी। ये उसने कभी सोचा ना था। ऐसा क्यों है कि जिस बेटी को बचपन में बड़े नाजों से पाला जाता है, उसी बेटी के ब्याह होते ही उसके प्रति ना केवल लोगों का बल्कि उसके जन्मदाताओं के नज़रिए में भी परिवर्तन आ जाता है। जब बेटियां अपने मायके की खुशहाली की खातिर अपना तन मन धन सब समर्पित कर सकती है, तो अपनी मुसीबतों के पलों में उनकी ओर उम्मीद भरी आंखों से निहारने पर ये तिरस्कार क्यों? आखिर क्यों? तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।